सो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम हीट को स्टडी करेंगे डिटेल से, देन लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, और इसके अलावा हम मेयर्स फार्मूला जो है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स की डिफ़ाइन। थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड्स से ड्राइव्ड है, हीट। थर्म का मतलब हीट होता है, डायनामिक्स का मतलब इन मोशन। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब हो गया हीट इन मोशन। और अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो थर्मोडायनामिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ एंड its effects on the properties of matter। तो ये स्टडी है किसकी, एनर्जी के इंट्रैक्शन की। दो बॉडीज़ जो हैं उनके दरमियान एनर्जी का इंट्रैक्शन किस तरह से होता है और उसके क्या असरात होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पर। ये एनर्जी से मुराद क्या है, इससे मुराद है हीट। तो पहले हीट को डिफ़ाइन कर लें, हीट और टेम्परेचर में फ़र्क क्या है, देन हम आगे इसको जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। हीट कहते हैं एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यानी हीट इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। जब दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर पर हों तो जो हाई टेम्परेचर पर बॉडी होती है उसे हॉट बॉडी कहते हैं, और वहाँ से हीट जो है वो फ्लो करती है टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी जो कि लो टेम्परेचर पर होती है। जबकि टेम्परेचर किसे कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं दी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस सिस्टम का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को आपने जो है वो किताब में इस तरह से भी पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। बट ये ज़्यादा वैलिड डेफिनेशन है टेम्परेचर की कि एक सिस्टम के मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हो, मोशन में हो, और उनमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को उस सिस्टम का टेम्परेचर कहते हैं। हीट चूँकि एनर्जी है तो हीट का यूनिट ऐसा यूनिट जॉल है, जबकि जो टेम्परेचर है इसका ऐसा यूनिट केल्विन है। टेम्परेचर के और भी यूनिट्स हैं जैसे कि फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है। इसी तरह हीट को भी जो है वो कैलोरीज़ में भी मेजर किया जा सकता है, बट जैसा यूनिट है हीट का जॉल और टेम्परेचर का केल्विन। तो ये है हीट और टेम्परेचर में फ़र्क। देन कुछ डेफिनेशंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम कहते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। जो भी चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टम है। और सराउंडिंग कहते हैं एनीथिंग या एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम के इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है वो यूनिवर्स का पार्ट जो कि सिस्टम को सराउंड कर रहा है उसे कहते हैं सराउंडिंग। एंड बाउंड्री इज़ अ वॉल, द वॉल दैट separates सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है वो वॉल कहलाती है बाउंड्री। तो सिस्टम
वो पार्ट है जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द का जितना भी इन्वामेंट है वो सराउंडिंग है, और जो वॉल सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है वो बाउंड्री है। नेक्स्ट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि व्हेन टू बॉडीज़ आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट एंड देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो बॉडीज़ जो कि एक दूसरे के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में हो, थर्मल कॉन्टैक्ट से मुराद ये है कि इनकी जो आउटर बाउंड्री है वो तो थर्मली इंसुलेटेड है, बट जो इनके दरमियान वाली बॉल है वो हीट को पास करने दे सकती है। तो ये दो बॉडीज़ अगर सेम टेम्परेचर पर है, इनके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट, ना तो हीट ए से बी में जाएगी ना ही बी से ए में आएगी। तो यहाँ पर ये दोनों बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो दो बॉडीज़ उस वक्त थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं व्हेन देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन दैम। नेक्स्ट इज़ ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि इस थर्मल इक्विलिब्रियम से डील करता है। ज़ीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics. According to the zeroth law of thermodynamics, if two bodies are in thermal equilibrium with the third body C, then they are also in thermal equilibrium with each other. कि अगर दो बॉडीज़ जो कि किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो बॉडीज़ हैं और ये थर्मली इंसुलेटेड वॉल है, यानी हीट जो है वो इनमें से पास नहीं कर सकती, और इनके दरमियान भी जो वॉल है वो थर्मली इंसुलेटेड है, हीट जो है वो ना तो ए से बी में जा सकती है ना ही बी से ए में आ सकती है। बट ये दोनों सी के साथ, सिस्टम सी के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में, और इनके दरमियान हीट का फ्लो हो सकता है। इफ़ बोथ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, यानी ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो अगर, तो देन ए और बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ये कहता है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इफ़ टू बॉडीज़ are in thermal equilibrium with the third body या third system, then these two bodies are in thermal इक्विलिब्रियम एज वेल। अगर दो बॉडीज़ किसी तीसरी बॉडी सी के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो वो दो बॉडीज़ एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। नेक्स्ट इज़ हीट। हीट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट। तो हीट में हम देखेंगे सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं। हीट कैपेसिटी कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of any amount of substance to 1 degree Celsius। हीट कैपेसिटी से मुराद है वो हीट जो चाहिए होगी
किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सिस्टम है जो कि किसी भी टेम्परेचर 15 सेल्सियस पर है लेट्स से, और हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर 15 से 16 सेल्सियस कर दें, यानी 1 सेल्सियस राइज़ इसमें लेकर आए। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें इसको हीट देना पड़ेगी, और वो हीट जो देना पड़ेगी 1 सेल्सियस राइज़ लाने के लिए, वो हीट कहलाएगी हीट कैपेसिटी। इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स्ड नहीं है। किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। इसी में ही अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फिक्स कर दें और वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम, कि किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाएगी वो कहलाएगी उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास 1 ग्राम और ये 15 सेल्सियस पर ही है। अगर हम इसे 1 ग्राम का टेम्परेचर 15 से 16 सेल्सियस करना चाहते हैं तो जो हीट हमें देनी पड़ेगी वो कहलाएगी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो हीट जो देनी पड़ती है 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए, उस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला कैसे निकलेगा? ये जो हीट हम दे रहे हैं ये है डेल्टा क्यू, और ये जो हीट डेल्टा क्यू है इसका फार्मूला होता है एम सी डेल्टा टी। एम से मुराद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैस है इसका, सी से मुराद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी से मुराद है जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। यानी वो हीट जो देनी पड़ेगी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट है क्यू का यूनिट जॉल, मास का यूनिट केजी और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट हो गया जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, जॉल पर केजी पर केल्विन। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट और ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला। उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें याद रखना है जो सी था इसका सिंबल स्मॉल सी से शो किया था, बट अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी तो उसमें सिर्फ यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम 1 ग्राम के बजाय 1 मोल कहेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू 1 सेल्सियस। कि अगर हमारे पास यहाँ पर किसी सब्सटेंस का 1 मोल हो और हम उसका टेम्परेचर 15 से 16 सेल्सियस यानी 1 सेल्सियस बढ़ाना चाहें तो जो हीट देनी पड़ेगी वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा? हीट का जो फार्मूला हमने पहले देखा था उसमें था एम सी डेल्टा टी। इसमें है चूँकि मोल्स हैं तो एन और सी का सिंबल बड़ा आएगा। इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो सी है इसका सिंबल बड़ा है, एन सी डेल्टा टी वही वाला फार्मूला है। बस यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, वहाँ पर मैस था वो 1 ग्राम के लिए था, ये 1 मोल के लिए। और सी का सिंबल उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में स्मॉल सी था, इसमें जो है वो कैपिटल सी है। और इससे अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला निकालें तो डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। डेल्टा क्यू का यूनिट जॉल है, एन का यूनिट मोल है और डेल्टा टी का यूनिट केल्विन है। तो इसका यूनिट हो जाएगा जॉल पर मोल पर केल्विन। तो ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन हो और उस सब्सटेंस का भी बता दिया जाए कि कौन सा सब्सटेंस है जिसकी मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है। उसके लिए फार्मूला
ये है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो फाइंड आउट करने के लिए हम मोलर मास को मल्टीप्लाई करवा देंगे हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें कहा जाता है कि जो नाइट्रोजन है इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करो और इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो हमें दे दी जाती है कोई भी। तो हम क्या करेंगे, इसके मोलर मास को, N2 का मोलर मास 28 है, तो इसके मोलर मास को 28 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, तो हमारे पास उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल आएगी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करना हो तो मोलर मास सब्सटेंस का मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकती है। तो अब देखते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं ये, और इनमें स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के क्या फार्मूले। तो एक प्रोसेस है आइसोक्रोइक प्रोसेस। आइसोक्रोइक प्रोसेस वो होता है जो कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, यानी जब वॉल्यूम को फिक्स रखा जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो प्रोसेस हो रहा हो उसे कहते हैं आइसोक्रोइक, कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास कोई गैस है और इसका जो पिस्टन है वो हमने फिक्स कर दिया, ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, और इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम इसको जो हीट दे रहे हैं वो हीट कहलाएगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसकी 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इसका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसके लेट से 1 ग्राम का टेम्परेचर 15 से 16 सेल्सियस करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर यहाँ पर 1 ग्राम की जगह 1 मोल होगा तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट देनी पड़ेगी वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यही हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहता हूँ तो ये होगा mCV डेल्टा टी। इसमें C स्मॉल है क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये V शो कर रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ तो यहाँ पर N होगा जो कि मोल्स को शो करेगा, और C कैपिटल CV ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये इक्वल होगी डेल्टा QV वो हीट है जो कि हम दे रहे हैं, और वो इक्वल होगी NCV डेल्टा T के। और यहाँ से अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला निकालेंगे तो डेल्टा Q ओवर N डेल्टा T ये फार्मूला आ जाएगा। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आइसोक्रोइक प्रोसेस जो है उसमें चूँकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, चूँकि वॉल्यूम फिक्स है, तो जो हीट हम दे रहे हैं वो सिर्फ गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी और जो गैस है वो कोई वर्क नहीं करेगी। तो इसके केस में, आइसोक्रोइक प्रोसेस के केस में, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हीट गिवन इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, कोई वर्क नहीं होता। अगर प्रोसेस आइसोक्रोइक प्रोसेस हो यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो जो हीट दी जाती है वो हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज लेकर आती है, यानी जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है इसमें चेंज लेकर आती है, लेकिन जो गैस है वो कोई वर्क नहीं करती। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आगे बताऊंगा, और इसके अलावा इंटरनल एनर्जी जो है उसको भी आगे डिटेल में बताऊंगा। बट ये याद रख लें कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आइसोक्रोइक प्रोसेस में जो हीट होती है वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं वो प्रोसेस जो कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर हो, यानी इसी सिस्टम में हमने पिस्टन
तो फ्री कर सकता है, पिस्टन तो मूव कर सकता है, पिस्टन इज़ फ्री टू मूव, बट जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो फिक्स कर दिया है, वो कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये सब्सटेंस जो कि 1 मोल का है और इस पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर अगर हमें 1 सेल्सियस बढ़ाना है तो हम इसको हीट करेंगे। वो हीट जो इसको दी जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो कहलाएगी इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसका फार्मूला होगा NC P ΔT। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये इक्वल आ जाएगी ΔQP/N ΔT के। और इस केस में जो हम हीट दे रहे होंगे उसमें एक तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा हीट देने की वजह से, और दूसरा ये मॉलिक्यूल्स जाकर जब वॉल्स से स्ट्राइक करेंगे तो ये इसको ऊपर की तरफ धकेलेंगे, यानी वर्क भी होगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट दी जाती है वो इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाती है और सिस्टम वर्क भी करता है, बट आइसोक्रोइक प्रोसेस में सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा था, कोई वर्क नहीं हो रहा था। तो इसके केस में हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसमें ΔQ ΔU प्लस W के इक्वल होगा, यानी जो हीट दी जा रही है वो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज लेकर आएगी और सिस्टम वर्क भी करेगा। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। देन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो। ऐसा प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो, यानी हम सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना करें, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना हो, तो जो प्रोसेस है उसे कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से जो हीट दे रहे हैं, ये सिस्टम लेट से पहले 15 सेल्सियस पर था, हमने इसको हीट दी, जो हीट हमने दी है वो एनर्जी इसने इस्तेमाल कर ली इस पिस्टन को ऊपर मूव करवाने में, तो जो हीट या एनर्जी यहाँ से दी जा रही थी वही इस्तेमाल भी हो रही थी, तो इसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे केस में जो हीट गिवन है वो सिर्फ वर्क डन की इक्वल होगी, कोई इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसको जो हीट दे रहे हैं हम उससे वर्क तो होगा बस, बट इसका इंटरनल जो टेम्परेचर है या इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो फिक्स ही रहेगी। तो ऐसे केस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो बन जाएगा ΔQ = ΔU प्लस W। इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 है, तो ΔQ इक्वल हो जाएगा W के, यानी जो हीट दी जाएगी वो सिर्फ वर्क करने में इस्तेमाल होगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। देन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हीट सिस्टम से लीव करे और ना ही सिस्टम में एंटर हो, यानी नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट ना तो सिस्टम से बाहर जाए और ना ही सिस्टम में एंटर हो, यानी हम कह सकते हैं ΔQ 0 हो। हीट का जो चेंज है या जो ΔQ है वो 0। तो ऐसे केस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ΔQ = ΔU प्लस W, वो क्या बन जाएगा? ΔQ 0 है, ΔU प्लस W, और ΔU किसके इक्वल हो जाएगा? -W के। तो जो इंटरनल एनर्जी है उसका चेंज इक्वल होगा -W के। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल
ये हमारे पास सिस्टम है और हमने इस सिस्टम में ना तो हीट को एंटर किया है ना ही इससे हीट लीव हुई है, बल्कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने जाकर पिस्टन को स्ट्राइक किया और पिस्टन को मूव करवाया, यानी पिस्टन पर वर्क किया। तो इनका जो इंटरनल एनर्जी है उसमें जो चेंज आएगा वो -W के इक्वल होगा और हीट का कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, ना तो हीट एंटर होती है और ना ही हीट लीव करती है सिस्टम से, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो -W के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी